गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा लेक्चर है एथिक्स सीरीज़ का। इसमें हम कवर करेंगे आज रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। देखिए, ये सिलेबस का स्ट्रेट अवे पॉइंट है और आपका डायरेक्ट इस पे एक सवाल आता ही आता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी इस डिस्कशन से पहले कि भाई ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने वैल्यूज़ तो समझ लिया था, बट ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है। ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं कोर कंसेप्शंस कोर कंसेप्शंस ऑफ द डिजायरेबल विद इन एवरी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखो, ये डेफिनेशन आप याद कर लो। जब भी अगर सवाल आएगा ना, कि सवाल मान लो पूछ लिया रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, तो आप ह्यूमन वैल्यूज को समझाते हुए भी आंसर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये डेफिनेशन लिख के भी आप आप आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ वैल्यूज हमने क्या पढ़ा था। पिछली बार हमने पढ़ा था वो बिलीफ, वो प्रेफरेंसेस जिसके बेसिस में आप अपने एक्शंस को ट्रांसलेट करते हो, उनको हमने वैल्यूज के थ्रू समझा था। अब इन्हीं वैल्यूज में कुछ कोर वैल्यूज होती हैं आपकी। तो ये वैल्यूज है अगर ये, तो उसी के अंदर जो कोर पार्ट है, कोर कोर वैल्यूज, उनको हमने नाम दिया है ह्यूमन वैल्यूज का। अब वैल्यूज में जैसे फेम भी आता है, मनी भी आता है, बट ये सब कोर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। कोर ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं आपकी? जैसे ऑनेस्टी, कंपैशन, ठीक है, ये आपकी कोर वैल्यूज हैं। तो कोर कंसेप्शंस ऑफ द डिजायरेबल, डिजायरेबल यानी कि जिसको आप प्रेफर करते हो, प्रेफरेंस। कोर कंसेप्शन ऑफ डिजायरेबल विद इन एवरी इंडिविजुअल, नहीं, हर इंडिविजुअल के वैल्यू स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल या सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल होता है, उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। एक और टर्म आपको समझना होगा बिफोर वी स्टार्ट विद द फॉर्मल लेक्चर, वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। ये भी डेफिनेशन याद कर लो। कई बार क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है कि रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। अब उसने ह्यूमन वैल्यूज को हटा के सोशलाइजेशन वर्ड यूज कर लिया। अब सोशलाइजेशन वर्ड यूज कर लिया तो सोशलाइजेशन का आपको इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सोशलाइजेशन क्या है कि इस प्रोसेस में आप चीज़ें समझते हो, सीखते हो। कौन सी चीज़ें सीखते हो? वो चीज़ें जिससे आपको सोसाइटी में रहना आपका आसान हो जाए, सोसाइटी में आप एक्सेप्टेबल बन सको। तो देखो, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, उसके कुछ तौर तरीके होते हैं। तो उन्हीं तौर तरीकों की बात करी जा रही है कि सोशलाइजेशन में वही तौर तरीके आप सीखते हो, उस कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं वो सीखते हो आप। तो सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है। तो हमने ह्यूमन वैल्यूज समझ ली, सोशलाइजेशन समझ लिया। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे कि पहला पार्ट जो है हमारा, रोल ऑफ फैमिली। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, या आपसे सवाल में आएगा सोशलाइजेशन। दोनों का आंसर सेम है, अलग नहीं है कुछ भी। तो आप पहली चीज़ समझिए कि भाई फैमिली जो है वैल्यूज को इनकलकेट कैसे करती है, हाउ। तो हाउ इनकलकेशन में आप क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स हैं आपको दे रहा हूं। वो है, पहला है पेरेंटिंग, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तीसरा है टीचिंग्स, और चौथा है ट्रेडिशंस। ये कीवर्ड आपने याद कर लिए, आपका आंसर बिल्कुल बहुत मक्खन हो जाएगा।
तो अब हम एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या बताया था, पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग क्या होता है भाई, ये होता है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस विद एम टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये सब याद करो, वहां पर देखो एथिक्स में लोगों के कम नंबर क्यों हो जाते हैं, कई बार वो हर चीज को जेनरिक बना देते हैं। देखो कुछ चीजें जो आपको पता है कि आ सकती हैं या आएंगी ही आएंगी, उनकी आप स्टैंडर्ड चीजें याद करो। तो पेरेंटिंग में मैंने आपको बताया चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस विद एम टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपको यूं की यूं याद कर लेना है। तो भाई पेरेंटिंग भी तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की क्या होती हैं, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, और फिर होता है परमिसिव। ये तीन तरह की आपकी पेरेंटिंग स्टाइल होती हैं। अब अथॉरिटेरियन आप समझ लो पहले क्या होता है। अथॉरिटेरियन होता है भाई, आप जो है रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो चाइल्ड ऑटोनॉमी, यानी कि जो आप कहोगे वही आपका बच्चा करे। यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो चाइल्ड ऑटोनॉमी, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पर फ्री थिंकिंग एंड असिस्टेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर क्या है, आपका रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ऑटोनॉमी, यहाँ पर आप ऑटोनॉमी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो सोचने और समझने की। अथॉरिटेरियन में और क्या होता है, आप क्या करते हो, इम्पोज करते हो। कौन से, अपने ही वैल्यू सिस्टम। यानी माता पिता क्या कह रहे हैं कि जो हमें ठीक लगता है, जो हमें सही लगता है, वही आप भी सीखो, सही वही सही है। इसको हम कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक वाले पेरेंटिंग क्या है, इसमें कहा जाता है कि आप समझो, ठीक है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझो, आपको जो चीज़ें ठीक लगें आप उसको फॉलो करो, आपको जो चीज़ें ठीक नहीं लगती आप नहीं फॉलो करो। अगर आपको कोई चीज़ ठीक लगती है या आपको नहीं ठीक लगती, उसके बारे में आप हमसे डिस्कशन करो। ये है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। तो यहाँ पर क्या है, आपने जो है आपको फ्रीडम है टू चूज ओन मॉरल्स एंड एथिक्स, ठीक है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको प्रे करना है जब भी खाना खाना है, तो आपको लॉजिक बताया गया कि भाई लॉजिक ये है, आप प्रे करो तभी खाना मिलेगा। आपको ठीक लगा, आपको लॉजिक ठीक लगा, आपको सब कुछ ठीक लगा, तो आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये हो गया डेमोक्रेटिक। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको ठीक नहीं भी लग रहा है तो भी आपको करना पड़ेगा, यानी ये एक तरह से इम्पोज कर रहे हो आप, ये क्या होता है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग हो गया। तो फैमिली कैसे वैल्यू इनकलकेट कर रही है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग या फिर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्या होता है, इस किस तरह का बिहेवियर आता है, डोमिनेंट टूवर्ड्स सबॉर्डिनेट्स एंड सर्विट्यूड टूवर्ड्स अथॉरिटेरियन फिगर। अब इसको भी समझा देता हूं। अब एक अप्रोच समझो भाई, आपको अगर दबाया गया है तो आपके अंदर क्या है, सोच बन जाती है, आपको भी किसी को दबाना है, तो आपके नीचे जो सबॉर्डिनेट है आप उनको दबाना शुरू करते हो, यानी डोमिनेंट टुवर्ड सबॉर्डिनेट्स। और आपके अंदर ये भी एक अप्रोच होती है कि जो अथॉरिटेरियन फिगर है उसके आगे आप बिल्कुल, आपकी घिग्गी बन जाती है, आप बिल्कुल उसके आगे बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हो। तो वो सर्विट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटेरियन फिगर। तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में ऐसा डेवलपमेंट होता है। और जनरल बिहेवियर क्या देखा जाता है, जनरल बिहेवियर, जनरल बिहेवियर क्या देखा जाएगा, सेल्फ सेंट्रिक, बायस्ड, ऐसे व्यक्ति बायस्ड होते हैं, और लो करेज, इनके अंदर लो करेज मिलेगा आपको। तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में हमने ये कुछ जनरल बिहेवियर देख लिए। अब डेमोक्रेटिक में देखिए, डेमोक्रेटिक में क्या होगा भाई, कॉन्फिडेंट
एंड करेजियस इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनको अपनी सोच रखने का फ्रीडम हमेशा से मिला हुआ है। इनमें क्या वैल्यूज आपको दिखेगी? इम्पार्शियलिटी, जैसे वहाँ बायसनेस है, यहाँ पर आपको इम्पार्शियलिटी दिखेगी, टॉलरेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको दिखेंगे। अब इन दोनों पेरेंटिंग के अलावा होता है एक परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव क्या है भाई? पेरेंट्स को ज़्यादा मतलब ही नहीं है, पेरेंट्स नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, या लेस इन्वॉल्व, नॉट या लेस इन्वॉल्व। तो पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? चाइल्ड क्या हो जाएगा? डायरेक्शन लेस हो जाएगा। अब चाइल्ड डायरेक्शन लेस हो जाएगा ऑब्वियसली, अब चाइल्ड डायरेक्शन लेस हो जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं वो नेगेटिव रोल मॉडल्स बनाएगा, नेगेटिव चीज़ों को सीखेगा। तो हम क्या बात करते हैं, अगर ऐसी फैमिली जहाँ पे परमिसिव पेरेंटिंग हो रही है, यानी पेरेंट्स लेस इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं नेगेटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव रोल मॉडल्स सीख लेते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग स्टाइल की, जो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, फैमिली का रोल क्या है वैल्यू इनकलकेशन में। तो सबसे पहले हमने पेरेंटिंग देखा कि पेरेंटिंग के माध्यम से फैमिली में कैसे वैल्यू इनकलकेट होती है। अथॉरिटेरियन हमने समझा कि देखो जनरल बिहेवियर कैसे होता है, डोमिनेंट टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, ये हमने समझ लिया, डेमोक्रेटिक समझ लिया, परमिसिव समझ लिया। अब एक चीज़ आप समझो, जब अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा डिस्कशन नहीं करना है पेरेंटिंग के अंदर। फिर क्या करना है आपको? ये सिर्फ कीवर्ड मेंशन करने हैं, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, परमिसिव, और सिर्फ छोटा छोटा डिस्कशन करके नीचे खत्म कर देना है। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर आप प्रॉपर डिस्कशन करोगे कि भाई कैसी वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, क्या अंतर होते हैं उसमें, तो डिटेल डिस्कशन करोगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखो ना आप, दूसरा पॉइंट था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? जो आप देखते हो अपने घर पे वही सीखते हो। अगर आपने घर पे देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जो जेंडर वैल्यूज हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी बनेंगे, ठीक है। तो जो आप देखते हो वही आप सीखते हो। एग्जाम्पल, जेंडर रोल्स, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तीसरा क्या है? टीचिंग्स। टीचिंग्स में क्या होते हैं भाई? पेरेंट्स आपको अपने लाइफ इंसिडेंट्स बताते हैं, ठीक है, स्टोरीज बताते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस बताते हैं, ठीक है। इन सब के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। आपको मान लो स्टोरीज जो बताई जाती थी जैसे पंचतंत्र की कहानियां, तो इन सब से भी तो आप वैल्यू सीखते हो, तो वो टीचिंग्स का पार्ट होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया, टीचिंग्स हो गया। चौथा, ट्रेडिशंस, परंपरा, कस्टम्स। तो यानी मान लीजिए आपके फैमिली में आप जब भी खाना खाने बैठो, आप साथ में ही खाना खाने बैठते हो, तो कहीं ना कहीं कैसी वैल्यू डेवलप हो रही है? लव एंड केयर टुवर्ड्स पीपल। तो कहीं ना कहीं एम्पथी और कंपैशन भी आगे चल के आपका बनता है जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हो। तो ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल हम देंगे, शेयरिंग ऑफ फूड, तो ये ट्रेडिशन है आपके यहाँ। तो फैमिली में हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली? पेरेंटिंग एक तरह से होती, पेरेंटिंग से आप वैल्यू इनकलकेट करते हो। दूसरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से करते हो, फिर टीचिंग से करते हो, और फिर ट्रेडिशन से करते हो। तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी रोल ऑफ फैमिली जब ह्यूमन वैल्यू इनकलकेशन की बात करते हैं। तो हमने हाउ वाला पार्ट तो कर लिया। अब हाउ के बाद हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या सब कुछ इतना रोजी डोजी है? नहीं, कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं इसमें? चैलेंजेस फेस्ड बाय फैमिलीज इन वैल्यू इनकलकेशन। इस प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? हमने तरीके तो सीख लिए, चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं भाई? पहला चैलेंज क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग रोल ऑफ अदर मीडियम्स ऑफ सोशलाइजेशन। जो अदर मीडियम है सोशलाइजेशन के, अदर मीडियम क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोसाइटी हो गए,
इनका रोल ज़्यादा बढ़ रहा है, फैमिली का रोल कम होता जा रहा है। क्यों? भाई बच्चा सुबह स्कूल निकल जाता है, स्कूल से भाई वापस आता है 2-3 बजे, फिर 3 बजे से लेके वो पहुंच जाता है भाई फिर कोचिंग वोचिंग में। तो फैमिली के साथ टाइम ही कितना बिता रहा है? फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करने का वो ही बहुत कम हो गया है। तो उसी के पीछे ये रीज़न हो रहा है कि इंक्रीजिंग रोल ऑफ अदर मीडियम्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली का रोल कम होता जा रहा है। दूसरा, वैल्यू प्रेफरेंस, ये होता है फैमिली डिपेंडेंट। अब एक चीज समझिए, हो सकता है कि आपके परिवार में सरकारी नौकरी को ही सब कुछ माना जाता हो, तो आपका रोल, आपकी वैल्यूज उसी के अराउंड बनती हैं। हो सकता है किसी और के परिवार में एंटरप्रेन्योरशिप को ही ज़्यादा फोकस किया जाता हो, तो उनके लिए जॉब की जो वैल्यू है उनके लिए अलग है, वो जॉब को उतना वैल्यू नहीं करते हैं, उनके लिए आपका बिजनेस ही सब कुछ है। तो वैल्यू प्रेफरेंस जो है वो फैमिली डिपेंडेंट है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताया कि भाई ये फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यूज उस फैमिली में प्रेफर करी जाती हैं। तीसरा है सोशल इविल्स। देखिए, जैसे पेट्रियार्की में आप बहुत सारे जो इविल्स होते हैं, सोशल इविल्स हैं, तो उनको भी आप सीखते हो। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आप कहाँ से सीख रहे हो? कहीं ना कहीं घर से सीख रहे हो। ये भी एक तरह का चैलेंज है। चौथा, डिफरेंट फैमिली मेंबर आपको डिफरेंट चीज सिखा रहा है, डिफरेंट वैल्यूज। हो सकता है मदर आपको कुछ और वैल्यू सिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो आपको कह रही हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बिल्कुल स्ट्रांग बनो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बनो, मदर सिखा रही हैं। मान लीजिए ब्रदर या आपके सिबलिंग्स हैं, वो आपको दूसरी वैल्यू सिखा रहे हैं, इट्स ओके टू बी डिपेंडेंट समटाइम्स, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, डिफरेंट वैल्यूज, ये भी एक इशू आता है। फिर इनएडिक्वेट ऑटोनॉमी टू चाइल्ड। अब देखिए घर पे क्या होता है, जो भी वैल्यू सिस्टम है उन पे फोर्स किए जाते हैं कहीं ना कहीं। उनको ये नहीं होता है कि आप एक बार खुद सोचो, सवाल पूछो कि क्या आपको ये करना चाहिए। ऐसा डिस्कशन और ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। तो यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एब्सेंट होती है। तो जो वैल्यूज इनकलकेट होती हैं ना, वो मियर हैबिट्स होती हैं। यानी कि आप 15 साल 20 साल से वही करते आ रहे हो, इसीलिए आप कर रहे हो। वो आपके पीछे उसका एक सॉलिड रीजन नहीं है उसको करने का। तो ऐसे मॉरल्स और ऐसे एथिक्स टाइम आने पे चेंज भी हो जाते हैं, वैल्यूज चेंज भी हो जाती हैं। तो ये भी एक गड़बड़ चीज़ है, इनएडिक्वेट ऑटोनॉमी टू दी चाइल्ड। तो ये कुछ 5 चैलेंजेस हमने पढ़े हैं, यही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। इसमें आप कीवर्ड जोड़ सकते हो, मॉरल कन्फॉर्मिज्म। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो क्या है, आपके स्कूल कॉलेजेस, इनका रोल पूछा गया है सोशलाइजेशन में। तो इनका रोल कैसे है, आप पहले समझिए कि कैसे ये इनकलकेट करते हैं। पहले अभी जैसे हमने यहाँ पढ़ा था इनकलकेशन का तरीका, वही इनकलकेशन का तरीका हम एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। ये कैसे इनकलकेट करते हैं, कैसे इनकलकेट करते हैं। करिकुलम, यानी जो उनको आपको पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम्पल, जैसे हैप्पीनेस करिकुलम आया था, हैप्पीनेस करिकुलम बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीका होता है कि क्या सिलेबस है, उसमें भी जो आपको सिखाया जा रहा है वो भी आपका एक तरह से तरीका होता है वैल्यू एजुकेशन का या सोशलाइजेशन का। फिर टीचिंग टूल्स, टीचिंग टूल्स क्या होंगे, आपके डिस्कशंस,
केस स्टडीज, स्टोरीज, ये कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस में आप ये भी सीखते हो, इनके माध्यम से भी आप सोशलाइजेशन की तरफ जाते हो। फिर विजिट्स या आउटिंग्स, आपने देखा होगा स्कूल ट्रिप जाती हैं। अब स्कूल ट्रिप जैसे एग्जांपल, विजिट टू सेंट टेरेसा होम्स, सेंट टेरेसा होम्स। अब मान लीजिए स्कूल के बच्चों को आप लेके गए, कहाँ लेके गए, सेंट टेरेसा होम्स पे। तो इससे आप क्या उम्मीद करते हो, क्या बच्चे सीखेंगे? कंपैशन, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके मन में कंपैशन वाली फीलिंग आएगी, वो वैल्यू डेवलपमेंट होगी। फिर क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर जब वो जाते हैं तो उसमें क्या सीखते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें वो सीखते हैं जैसे टीम वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आपको ये यूज करने हैं वर्ड, करिकुलम, टीचिंग टूल्स, विजिट, आउटिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर। फिर टीचर एज रोल मॉडल, भाई बच्चों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं टीचर, तो ये भी एक तरीका है सोशलाइजेशन का। फिर स्कूल में आप पीयर से मिलते हो, यानी कि जो आपके दोस्त हैं उनसे भी आप सीखते हो, जैसे टॉलरेंस, शेयरिंग। अब टॉलरेंस क्यों कह रहा हूँ, कि भाई आपके दोस्त हो सकता है कि जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो आपके बैकग्राउंड से बहुत अलग हो, उनकी कल्चर आपसे बहुत अलग हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप टॉलरेंस सीखते हो। दूसरा, शेयरिंग, भाई आप कोई चीज़ अपनी, जैसे खाना लेके गए, ठीक है, या अपनी कोई चीज़ें हो गई, आप शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, ये भी एक तरह से सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होगा, कैसे रोल होगा, करिकुलम से होगा, टीचिंग टूल से होगा, विजिट आउटिंग से होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर से होगा, टीचिंग टीचर्स एज रोल मॉडल्स, या पीयर्स यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ये आपको याद होना पड़ेगा। फिर अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, वैसे ही कुछ आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस इन स्कूलिंग impacting वैल्यू एजुकेशन। ऐसा क्या भाई चेंज हो रहा है जो वैल्यू एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहा है? स्कूलिंग कैसे चेंज हो रही है? एक क्या चेंज आया, देखो, कमर्शलाइजेशन। आप सब ये पढ़ते भी होंगे, आजकल क्या है, एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है। कमर्शलाइजेशन, तो क्या है, फोकस किस चीज पर है? फोकस ऑन करियर। वैल्यू एजुकेशन तो चला गया पीछे, अभी क्या है, करियर, एकेडमिक रिजल्ट्स, उस पर पूरा फोकस है। इस वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल भी कम होता जा रहा है। किस में कम होता जा रहा है? वैल्यू एजुकेशन में। दूसरा, चेंजेस इन टीचर स्टूडेंट रिलेशन। ये कैसे भाई? पहले बात थी गुरुकुल व्यवस्था, पहले चीजें थी कि टीचर एक तरह से आपका पेरेंट है। अभी क्या हो गया है? अभी ये रिलेशन ट्रांजैक्शनल हो गया है, ट्रांजैक्शनल और प्रोफेशनल। ऐसे केस में वैल्यू एजुकेशन की जगह बहुत कम हो जाती है। आप ही सब समझिए, अगर हमारे और आपके बीच में भी बिल्कुल प्रोफेशनल वो हो जाए, तो जिस तरह से चीज़ें अभी मैं मेहनत करके बना रहा हूँ, तो मैं क्यों ही करूँगा, मेरा एक काम है, मुझे वो निपटाना है, मैं निपटा दूंगा। तो ये कभी ये फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। चेंजेस इन टीचर स्टूडेंट रिलेशन, ये ट्रांजैक्शनल और प्रोफेशनल हो गया। फिर तीसरा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब समझिए, पहले क्या था, स्कूल जो है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ बच्चे आते थे, साथ में बैठते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे से चीज़ें सीखते थे, इंटरेक्शन होता था। अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है भाई, क्लासेस घर बैठे लग रही हैं, तो क्या होगा, रिड्यूसेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स। यहाँ हमने पीयर्स वाली बात पढ़ी थी कि आप अपने आपस के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स से चीज़ें सीखते हो।
तो अगर सब कुछ घर से ही होने लगेगा तो कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन आपका कम हो जाएगा, और जो चीज़ें आप अपने पीयर से सीखते थे वो कहीं ना कहीं रह जाएंगी। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से भी ये इश्यू आता है। चौथा, रिलीजियस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत जगह आप देखते हो अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो आपके स्कूलिंग को, यानी कि स्कूल एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहा है वैल्यू एजुकेशन में ट्रांसलेट होने को। ठीक है, तो रिलीजियस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। फिर पांचवा आप लिख लो, एग्जाम्पल भी एक आया था बहुत पहले अगर आपको याद हो तो, दलित कुक पे कंट्रोवर्सी हुई थी ना, वो आप कोट कर सकते हो यहाँ पे। देखो ऐसे एग्जाम्पल कोट करने पड़ेंगे आपको। फिर क्या है, अदर्स में देखो, अब खुद जो है ना स्कूल चीटिंग करवा रहा है, स्कूल स्पॉन्सर्ड चीटिंग। तो क्या सीखेंगे बच्चे, आप बताओ। अगर स्कूल ही चीटिंग कराएगा तो क्या ही सीखेंगे। फिर टेक्स्ट बुक प्लस कंटेंट इश्यूज। आजकल जो चीज़ें देख रहे हो कि कंटेंट जो है पूरी तरह से अनबायस्ड नहीं है, बहुत जगह कंटेंट बायस्ड है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम ऑथर्स बायसनेस। तो अगर ऐसा रहेगा तो भी बच्चे क्या सीखेंगे, कहीं ना कहीं वो बायसनेस सीखेंगे। तो यही चीज़ है, आपको यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आपको पता चल गई हाउ, कैसे ये करते हैं। फिर क्या चेंजेस हो रहे हैं स्कूल एजुकेशन में जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन हैज़ इम्पैक्टेड सोशलाइजेशन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हेड्स आप याद कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है और एक एक एग्जाम्पल दे देना है, कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, इसी का आपको रिफॉर्म्स लिखने हैं तो आप रिफॉर्म्स आराम से अब लिख सकते हो। जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई ना तो आप रिफॉर्म्स भी इस पर लिख ले जाओ। अब आ जाते हैं तीसरे उस पे, रोल ऑफ सोसाइटी। हमने स्कूल एजुकेशन देख ली है, स्कूल एजुकेशन देख लिया, कॉलेज एजुकेशन वही आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, और फैमिली देख लिया। तो रोल ऑफ सोसाइटी में आप कैसे देखोगे, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ अनसेट कस्टम्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी। तो वहां से आप कुछ चीजें सीखते हो, जैसे सैक्रिफाइस, ठीक है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ऐसी चीजें आप सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स चल रहे हैं उनसे आप सीखते हो। दूसरा आपका रिलीजियस वैल्यू। देखो सोसाइटी जो है उसमें रिलीजियस वैल्यू भी इंग्रेन्ड होते हैं। तो रिलीजियस वैल्यू जैसे चैरिटी, हेल्पिंग अदर्स, ये सब भी आप सीखते हो, ये सोसाइटी के अंडर ही आएगा। फिर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स मैंने आपको इसमें समझने की कुछ खास दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स में सोशल नॉर्म्स, रिलीजियस वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ये तीन आपने समझ लिए। फिर इकोनॉमिक सिस्टम, भाई जो आपकी सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी आपको बहुत वैल्यू सिखाता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम कहें कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म या मार्केट इकोनॉमी है आपकी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी है। तो मार्केट इकोनॉमी में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, आपको कंपटीशन मिलता है सीखने को, ठीक है, आपको लिबरल एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं आपके, ठीक है। फिर क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव्स। तो कहीं ना कहीं आपकी जो है, अब जैसे यहीं पे आपकी सोशलिस्ट है तो कहीं ना कहीं आप इक्विटी की बात सीखते हो, ठीक है, इंक्लूसिवनेस की बातें सीखते हो। तो ये सारे कुछ आपकी जो वैल्यूज़ हैं, सोशलाइजेशन, सोशल वैल्यूज़ हैं, वो आप इकोनॉमिक सिस्टम से लिंक करके भी सीखते हो। सेम चीज़ गोज विद पॉलिटिकल सिस्टम।
अब सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट है तो क्या सीखते हो आप? भाई इंक्लूसिवनेस बहुत ज़रूरी है, जस्टिस बहुत ज़रूरी है, ये सब आप सीखते हो ना। तो ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी में अगर आपसे सवाल आता है तो आपको सोशल नॉर्म्स लिखने हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ लिखनी है, ट्रेडिशंस और कस्टम्स लिखना है, इकोनॉमिक सिस्टम का डिस्कशन करना है और पॉलिटिकल सिस्टम का डिस्कशन करना है। ये 5 डिस्कशन आप कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये तो करना ही करना है। कोई रियल लाइफ एग्जांपल आपको लिख देना है, तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। अब मैं हमने जैसे हर में चैलेंज पढ़े, इसमें भी चैलेंज पढ़ लेते हैं भाई। क्या इश्यूज हो रहे हैं? इश्यूज भाई कुछ नहीं है। हर बार सोशल नॉर्म्स आपको सही चीज़ें नहीं सिखाती। कैसे? भाई सोशल नॉर्म्स एलजीबीटी के अगेंस्ट है कि नहीं? तो ये क्या सही है? नहीं सही है। भाई एलजीबीटी को आप कह रहे हो भाई ये तो एक तरह से सोसाइटी कह रही ये प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है। आप इसको आइडेंटिटी क्राइसिस मान ही नहीं रहे हो, आप उनको आइडेंटिटी दे ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई ये दिक्कत है और ये सही करवानी चाहिए। तो इस तरह के भी सोशल नॉर्म्स ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं। फिर क्या है? ऑर्थोडॉक्स नेचर। ऑर्थोडॉक्स नेचर प्लस स्टेटस को। अब आप एक चीज़ समझो, भाई सोसाइटी आपको सारी चीज़ें सिखा रही होती सही चीज़ें, तो कोई सोशल ईविल होता ही नहीं। सोशल ईविल जैसे पेट्रियार्की है। अब पेट्रियार्कल एटीट्यूड आप सीखोगे, पेट्रियार्कल वैल्यूज, तो कहीं ना कहीं आप देख नहीं रहे हो प्रॉब्लम क्या है। सोसाइटी आपको ये सब भी सिखा रही है। फिर करप्शन इन सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे भाई आपने क्या किया, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं भाई? किसी तरह से हेट स्पीच के थ्रू मोबिलाइज कर रही हैं। क्यों मोबिलाइज कर रही हैं? रेडिकलाइज कर रही हैं, पोलराइज कर रही हैं सोसाइटी को। ठीक है, पोलराइज कर रही हैं सोसाइटी। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है कि नहीं? अपने कुछ आइडियोलॉजिकल गोल्स के लिए वो इस तरह से पोलराइजेशन कर रही है। फिर मार्केट इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो मार्केट इकोनॉमी हमको क्या गड़बड़ चीज़ें सिखा रहा है? अच्छी चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी। इनइक्वालिटी सिखा रहा है, वेल्थ डिस्पैरिटी बता रहा है कि भाई वेल्थ डिस्पैरिटी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं आपके, तो आपके मन में होना चाहिए सोशल नॉर्म्स की प्रॉब्लम। आप एलजीबीटी वाला एग्जांपल दे देना कि कैसे इस चीज़ को बिल्कुल अगेंस्ट कह रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स नेचर और स्टेटस को, पेट्रियार्कल वैल्यूज से आप एग्जांपल दे देना। करप्शन इन सोशल इंस्टीट्यूशन आप लिख सकते हो, पोलराइजेशन इन सोसाइटी ड्यू टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। चौथा मार्केट इकोनॉमी से सब पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स है लेकिन ये सब पॉइंट्स इसमें काफ़ी बनेंगे। जैसे इनइक्वालिटी, वेल्थ डिस्पैरिटी, एक एक इसमें एग्जांपल लिख देना। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर बड़ा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एक डायग्राम और सीख लो, वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन डायग्राम फॉर्म में सीख लो इसको। कि आपका जैसे केस स्टडी और बाकी क्वेश्चंस में जहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा गया, वहाँ पे भी आप बना सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, जो आरहेंस और हेडस्ट्रॉम वाला वही चीज़ है बस। इनकलकेशन, मॉरल डेवलपमेंट, एनालिसिस, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, एक्शन लर्निंग। फिगर क्या है? वैल्यू एजुकेशन अप्रोच। ठीक है, तो अभी कभी क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यू एजुकेशन पे कुछ बात करने को मिल रहा है, तो ये डायग्राम या फिर वो वाला डायग्राम जो इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन बताया था, वो यूज़ करके आप कर सकते हो। आपका देखो इस सेक्शन से आपको पक्का 2 सवाल 3 सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये 2 वीडियो से आप वो 2-3 सवाल बेहतर तरीके से कर पाओगे। मैंने आपको बताया, तो वीडियो के दौरान आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है,
नहीं तो रनिंग नोट्स बना लो, नोट्स हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन कर लो, ठीक है। आई होप मैंने आपको 2 लेक्चर में जो पहला यूनिट है वो लगभग पूरा करा दिया है। जो टीचिंग्स वाला पार्ट है, जो पहले यूनिट में टीचिंग्स वाला पार्ट है, वो मैं मॉरल थिंकर्स के साथ कराऊंगा। तो एग्जाम्पल्स वाला पार्ट तो मैं एग्जाम्पल का अलग से लेक्चर लूंगा, उसमें हो जाएगा। और जो टीचिंग्स वाला पार्ट है, ग्रेट लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो वाला लीडर्स वाला, वो पार्ट मैं आपको मॉरल थिंकर्स के एंड में करा दूंगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आई हैव कंप्लीटेड दी फर्स्ट यूनिट, और जल्दी से हम तीसरा लेक्चर लेके आएंगे और ये सीरीज जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे।